As you know, there are two type of goals. One is long period goals, second is short period goal. Long period goals सारे प्लानिंग प्रोसेस के दौरान सेम टू सेम बने रहते हैं, यानी हम कह सकते हैं दे आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लानिंग। जब भी प्लानिंग की बात होगी इन चीज़ों को तो अटेंड करना ही पड़ेगा। और शॉर्ट पीरियड गोल्स प्लान टू प्लान डिफर करता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप और मैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल जो है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल यही है कि मुझे कोर्स टाइम पे फिनिश कराना है। तो मेरी होल प्लानिंग, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ योर होल प्लानिंग, तो मैं कहूँगा आई हैव टू फिनिश द 12th क्लास कोर्स एट ए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज़ माई लॉन्ग टर्म गोल। बट कोई मुझसे पूछता है कि आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी मैं, मेरे कोई फैमिली मेम्बर मुझसे बात करे कि आज की आपकी क्या प्लानिंग है, आज किस बात का लेसन दे रहा हूँ, तो मैं आज का लेसन दूंगा कि मैं प्लानिंग पढ़ा रहा हूँ। दैट मीन्स अब अगली क्लास में जब मैं कोई दूसरा लेसन पढ़ा रहा हूँ और वो उस समय मेरे से पूछेंगे, तो उस समय मेरा कुछ और होगा। दैट मीन्स मैं टाइम टू टाइम उसको चेंज करता रहूँगा, मोल्ड करता रहूँगा। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमेशा मोल्ड होती रहती है, वो टाइम बेसिस पे चलती है, जबकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सेट्स को लेके चलती है, या उसको कांस्टेंट माना जाता है। अब अगर मैं बात करूं इंडिया के रेफरेंस में, तो इंडिया के रेफरेंस में लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म गोल्स में या लॉन्ग पीरियड गोल्स में 5 लॉन्ग टर्म गोल्स हमने रखे हैं जो सभी प्लान्स में कॉमनली वर्क करेंगे। इनका नाम एक बार मैं बता देता हूँ, फिर एक बार आपको इनका सबका डिटेल डिस्कशन दूंगा। फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ, whereas second is called full employment, third is called equitable distribution or equity, next is called modernization and self sufficiency। ये 5 चीज़ें हर प्लान में हमें अचीव करनी है, यानी ये एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लानिंग है। कोई आपसे पूछे कि प्लानिंग क्यों की गई, तो ये 5 चीज़ों को ध्यान में रख के की गई है। तो वेरी फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ को अगर हम इजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तो इंक्रीज इन जीडीपी का मतलब है इंक्रीज इन आउटपुट, और इससे भी अगर इजी लैंग्वेज में हम पढ़ना चाहें तो इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने अगर ट्रिपल आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो कि डेफिनेटली मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल इनकम में, तो आपको मैंने पढ़ाया था जीडीपी बोलें, आउटपुट बोलें या इनकम बोले, बात एक ही होती है। तो इंक्रीज इन जीडीपी का मतलब है हमें कंट्री में इंक्रीज इन आउटपुट करना है। इंक्रीज इन आउटपुट का मतलब है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ा पाए तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होगी। रिमेंबर, आज की तारीख में भी जब हम किसी का स्टेटस काउंट करते हैं तो हम यही देखते हैं कि उसके पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, वो कौन सी कार चला रहा है, कौन सी घड़ी पहन रहा है, किस टाइप के ब्रांड्स को यूज़ कर रहा है। तो दीज ऑल आर सिंपली द सीन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो किसी भी कंट्री का जीडीपी जितना बढ़ेगा, जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उतना सोसाइटी तक ये गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा पहुँचेंगे और लोगों का लाइफ स्टाइल मॉडर्न होगा या अपग्रेड होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर 2 बातें ध्यान रखने की हैं कि एक तो हमें इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री करना है। इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री का मतलब है नए रिसोर्सेज सर्च आउट करना है। नए रिसोर्सेज को हम यूँ भी देख सकते हैं कि आजकल जैसे जैसे पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो हम ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का जीडीपी ग्रोथ का प्रोसेस है। दूसरा, हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें टैक अपग्रेडेशन करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। सो जीडीपी ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन आउटपुट या इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज लोगों तक पहुँचेगा, उनका लाइफ स्टाइल उतना ही बेटर हो जाएगा। The very next about which we are talking about is full employment। लॉन्ग टर्म गोल का एक और मेन सीन था फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन व्हेन ऑल पीपल who are able to work and willing to work at market wages are getting work। able to work का मतलब है वर्किंग एज ग्रुप। इंडिया में वर्किंग एज ग्रुप को अगर हम डिफाइन करें तो वी ऑल नो 14 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज ग्रुप जहाँ से आप वर्किंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन इट गोज़ 58, 60, 65। तो हम 14 से 65 को एक वर्किंग एज ग्रुप मान लेते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वर्किंग एज ग्रुप के पर्सनस को जो वर्क करना चाह रहे हैं उनको जॉब्स ऑफर हो पाए। अब जैसे जैसे लोगों को जॉब ऑफर होंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि जितने ज़्यादा लोग जॉब्स करेंगे
उतने ज़्यादा लोगों तक इनकम पहुंचेगी और उतने ज़्यादा लोगों का लाइफ स्टाइल बेटर होगा या उन्हें ग्रोथ का फ़ायदा मिलेगा। रिपीटिंग अगेन, फुल एम्प्लॉयमेंट हम इसलिए लाना चाहते हैं ताकि हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रोसेस आए। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब एक सीधी सी बात है, आज मैं जॉब कर रहा हूँ, कुछ साल बाद आप भी जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो उसका मेन आइडिया यही होगा कि हमें मनी अर्न करना है, पैसा अर्न करना है, और पैसा अर्न करके अपना लाइफ स्टाइल सुधारना है। तो जितने ज़्यादा लोगों के पास जॉब, एम्प्लॉयमेंट होगा, प्रोफेशन होगा, तो उतने ज़्यादा लोग ग्रोथ प्रोसेस का पार्ट बनेंगे और उतना ज़्यादा कंट्री में इनकम जनरेट होगा और कंट्री प्रॉस्पर होगी। एंड बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ आर अवेलेबल टू वाइड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अभी मैंने आपको बताया कि ज़्यादा लोग जॉब करेंगे, ज़्यादा लोगों के पास बिजनेस होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी, तो कंट्री में जिस भी टाइप का, जिस भी लेवल का ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है वो उस ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। और जितने ज़्यादा लोगों को हमने ग्रोथ प्रोसेस में कवर कर लिया, तो उसका मतलब हो जाएगा हमने ग्रोथ के साथ सोशल जस्टिस को भी अचीव कर लिया। रिमेंबर, ग्रोथ और सोशल जस्टिस एक प्राइम गोल होता है। अगर ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि कंट्री इज गेटिंग डेवलप्ड। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है ग्रोथ प्लस सोशल जस्टिस। तो अगर हमने ग्रोथ और सोशल जस्टिस दोनों को एक साथ अचीव कर लिया तो डेवलपमेंट हो जाएगा। दैट्स वाई कंट्री इज गिविंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पर एक शॉर्ट नोट है जो हम एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं केवल उसका जनरल मीनिंग बता रहा हूँ, डिस्कशन विल बी ग्रेटर इन एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि कंट्री में ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। नो, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होगा कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर ज़ीरो हो गया है, क्योंकि हर कंट्री में हर समय कुछ ना कुछ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बना रहता है, और ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से होता है। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल हो सकता है, तो प्लीज़ वेट की पेशेंस फॉर द एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। जब एम्प्लॉयमेंट चैप्टर आएगा तो हम उसके अंदर इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी आपको फुल एम्प्लॉयमेंट में यहीं तक डिस्कशन करना है, या यहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देना है। ये जो नीचे नोट डाला है दैट विल बी ए टॉपिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरीज विच वी विल डिस्कस लेटर हाफ। ओके, द नेक्स्ट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा। दो वर्ड्स लिखे हैं, एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एवरी इंडिविजुअल गेट्स सेम शेयर इन कंट्रीज नेशनल इनकम। इट मीन्स चाहे एक डॉक्टर हो, चाहे एक क्लर्क हो, चाहे एक रिक्शा पुलर हो, चाहे एक प्राइमरी क्लास टीचर हो, चाहे एक सीनियर क्लास टीचर हो, वो सबको सेम इनकम मिलेगी। अब आप खुद एक बात सोचिए कि क्या एक रिक्शा पुलर, क्या एक डॉक्टर, क्या एक टीचर, क्या एक लॉयर, क्या एक बैंकर, सबको अगर सेम सैलरी ऑफर करें तो क्या इट विल बी ए गुड सिचुएशन? नो। मे बी रिक्शा पुलर विल एन्जॉय, बट how you can imagine a doctor, how you can imagine a banker, how you can imagine a senior teacher that उनका रेम्यूनरेशन एक रिक्शा पुलर के बराबर होना चाहिए। तो अब एक सीधी सी बात है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो नो वन विल ट्राई हार्ड फॉर ए बैंकर, नो वन विल ट्राई हार्ड टू बिकम ए डॉक्टर, नो वन विल ट्राई हार्ड फॉर बिकम ए लॉयर और बैंकर। दे विल ऑल्सो पुल रिक्शा, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी अगर वो एक रिक्शा पुलर के बराबर का ही मनी अर्न कर रहे हैं, तो इट्स बेटर दैट दे ऑल्सो लीव ऑल द हार्ड वर्क एंड टेक्निकल थिंग्स बिहाइंड, और वो भी रिक्शा पुल करें। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट ये कहता है कि सब टाइप के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, सब टाइप के जॉब में, सब टाइप के वर्क में सबको सेम सैलरी मिले, बट ये एक जुडिशियस डिसीजन नहीं हो सकता है। तो हम बात करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इनकम का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिफरेंट इनकम मिले, यानी एक रिक्शा पुलर को अलग इनकम मिले, एक डॉक्टर की सैलरी अलग हो, एक टीचर की सैलरी अलग हो, एक बैंकर की सैलरी अलग हो, एक क्लर्क की सैलरी अलग हो, यानी उनकी इनकम्स के बीच में डिफरेंसेस मिलेंगे, बट वो डिफरेंसेस होंगे अलाउड लिमिट्स में। अलाउड लिमिट्स क्या होंगी? आज हम एक बात देख सकते हैं कि अगर हम एक रिक्शा पुलर का सैलरी देखें या उसका मनी अर्निंग देखें और एक डॉक्टर का, एक टीचर का देखें, तो डेफिनेटली डिफर है। तो ये डिफरेंसेस अलाउड किए गए हैं, और ये डिफरेंसेस अलाउड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क।
यू कैन ईजिली चेक आउट इन योर स्कूल ऑल्सो. जो प्राइमरी क्लास टीचर्स हैं या जो लोअर क्लास टीचर्स हैं, दे आर गेटिंग ए बिट lesser salary than the senior teachers. तो I am not saying their work is a small, but the thing is उनके वर्क का कॉम्प्लेक्सिटी सीनियर क्लासेस के टीचर के वर्क के कॉम्प्लेक्सिटी से थोड़ा कम है. तो इसी वजह से थोड़ा सा वर्किंग सिनेरियो में जो डिफरेंस है, वर्किंग कैपेबिलिटीज़ में जो डिफरेंस है, इसी की वजह से सैलरीज में डिफरेंस आएगा. तो हम चाहते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि लोगों के बीच में जो इनकम पहुँचे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. बट ऐसा ना हो कि एक रिक्शा पुलर, एक डॉक्टर, एक टीचर की सैलरी सेम हो जाए. उनके बीच में डिफरेंसेस होने चाहिए. बट एक चीज़ और है कि जो डिफरेंसेस इन द सैलरीज होंगे या रेम्यूनरेशंस होंगे, वो इतने ज़्यादा नहीं हो कि एक ग्रुप तो लगातार पैसा अर्न करता ही रहे और दूसरे ग्रुप तक कुछ ना पहुँचे. यानी हमें डिफरेंसेस भी मेंटेन करने हैं, बट डिफरेंसेस को एक लिमिट में भी रखना है, जिससे कि दोनों ग्रुप सेटिस्फाई रहें कि जो उनको रेम्यूनरेशंस मिल रहे हैं, दे आर अप टू देयर हार्ड वर्क. Next is modernization. Now, modernization, it simply means updation and upgradation of modern technology. I don't think I have to give you a whole detail about it कि modern technology या upgradation क्या होती है. आप टेक्नोलॉजी के लेवल में लगातार चेंजेस लाते जा रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ आते जा रहे हैं. अब इसका फ़ायदा क्या होता है? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने का मतलब है मोर आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट. यानी जितना इनपुट हम पहले इन्वॉल्व करा रहे थे, उसी में एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट कर पाएँ. तो दैट इज़ प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. अब इसके कॉमन एग्जांपल्स इंडिया में विजिबल हो सकते हैं कि इंडिया में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है या नहीं. तो आंसर है यस, इंडिया हैज़ मॉडर्नाइज्ड. वी हैव एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड आईटी रेवोल्यूशन, बोथ आर द एविडेंसेस ऑफ इट. ग्रीन रेवोल्यूशन आपने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में देख लिया है. तो आज की तारीख में इंडिया इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री इन केस ऑफ फूड ग्रेन्स. एंड आईटी रेवोल्यूशन के बारे में बता दूं तो दुनिया की सबसे बेस्ट आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंडिया में है. इवन अमेरिका इज़ इम्पोर्टिंग और अमेरिका इज़ टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ इंडियन आईटी giants or Indian IT groups, and even 33% of Microsoft software makers are from India. Google, Microsoft, they are all owned by an Indian. तो कहीं ना कहीं IT इंडस्ट्री में आज भी इंडिया सबसे बड़ी ताकत के तौर पे उभरा है. एक छोटी सी बात और हमें देखने की, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि केवल हम अपने प्रोडक्शन फीचर्स को मॉडर्न कर दें या प्रोडक्शन सिनेरियोस को मॉडर्न कर दें. मॉडर्नाइजेशन में हम एक मॉडर्न सोशल आउटलुक की तरफ भी बात करेंगे. आज भी आप देखते हैं कि आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर बायसनेस, रिजर्वेशन, ऐसे इश्यूज बार बार उठते आते हैं. तो हमें इन चीज़ों को भी एड्रेस करना है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि हम केवल नई नई चीज़ें डेवलप करते रहें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं. मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि हमें अपनी थिंकिंग और सोशल आउटलुक को भी बदलना पड़ेगा. और ये जो इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं, फीमेल चाइल्ड फोर्टिसाइड, जेंडर बायसनेस, इन सबको हम ख़त्म कर पाएँ, तभी हम सोशलिस्ट वे में भी या सोशल तौर के ऊपर भी मॉडर्न हो पाएंगे. The very last is self-sufficiency. Self-sufficiency was an important goal in case of India when it get freedom. Self-sufficiency का मतलब है हम अपनी ज़रूरतों के लिए खुद के ऊपर ही डिपेंड रहें. और स्पेसिफिकली हम फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ-सफिशिएंसी अचीव करना चाहते थे. ऐसा क्यों? क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट बिल्कुल नील था. आपको रिमेंबर होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ कमर्शियल क्रॉपिंग शुरू कर दी थी, जिसमें फूड क्रॉप्स को हम उगाते नहीं थे और कमर्शियल क्रॉपिंग करते थे. तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया के पास फूड की एक बहुत बड़ी कमी हो गई और इसके लिए हमें फूड अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता था, स्पेसिफिकली फ्रॉम यूएसए. अब यूएसए अगर हमें फूड दे रहा था तो वो हमें अपनी शर्तों के हिसाब से भी चलाना चाह रहा था. दैट मीन्स वो हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाए रखता था. इसका एक अच्छा एग्जांपल हमें मिल सकता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 का वॉर हुआ तो इंडिया एक विनिंग पोजीशन में था. उस समय यूएसए ने अपने बेनिफिट्स को देखते हुए इंडिया को प्रेशराइज किया कि या तो आप पाकिस्तान के खिलाफ
वॉर को रोक दो, जबकि हम विनिंग पोजीशन में थे। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि या तो आप पाकिस्तान के खिलाफ वॉर रोक दो या फिर हम आपकी फूड सप्लाईज रोक देंगे। अब इंडिया के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इंडिया के पास उस समय एग्रीकल्चर इतनी डेवलप नहीं थी, फूड ग्रेन डेवलप नहीं था। तो हमने पॉलिटिकल प्रेशर में आके पाकिस्तान के खिलाफ विलिंग पोजीशन में होते हुए भी वॉर को छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक बात समझ में आई कि जब तक हम फूड के लिए अदर पर्सनस के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो वो हमें इसी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशराइज करते रहेंगे, मतलब फ्रीडम होते हुए भी हम अपने डिसीज़न खुद नहीं ले पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया, जो 1967 ऑनवर्ड्स शुरू हुई थी और जिसके बारे में आपने 3rd नंबर के चैप्टर में डिटेल डिस्कशन किया है। सो वी हैव 5 कॉमन गोल्स फॉर ऑल द प्लान्स। जब भी प्लानिंग की बात होगी तो इन 5 चीज़ों पे हमेशा फोकस रहा, मतलब ये सोल ऑफ द प्लानिंग है। तो ये 5 आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो गए। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस।